Welcome to all of you. I think kids already did great welcome to all of you in a very nice and bright way. But now, this is a time to share few important things with parents, and I'll try to manage all these words in easy and understanding language. आप लोगों का मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि हमें आज के दौर के पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। आज से अगर 20 या 25 साल पहले के पेरेंट्स के साथ कंपैरिजन किया जाए आज के पेरेंट्स का, तो पिछले 20 या 25 साल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं, आज की जनरेशन में भी और पेरेंट्स में भी। लेकिन मुझे लगता है कि पेरेंट्स अभी भी बच्चों को 20-25 साल पुराने तरीके से हैंडल करने की ट्राई करते हैं, ये जानते हुए भी कि आज के बच्चे, आज के किड्स जनरेशन में उन बच्चों से बहुत आगे हैं जो आज से 25 साल पहले यानी हम हुआ करते थे। हमारे पेरेंट्स जिस भी अंदाज में हमें हैंडल करते थे चल जाता था, आजकल नहीं चलता। छोटी सी एग्जांपल शेयर करूंगा। अगर कोई बच्चा आज का कोई 5 साल का 10 साल का वो कंटिन्यूसली टीवी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है या मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, और करते भी हैं बच्चे, तो पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे ख्याल में पहले उसको प्यार से समझाते हैं या रोकने की ट्राई करते हैं कि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना इन गैजेट्स का। ये होता है पहला तरीका। लेकिन आजकल के बच्चे, हम मानते हैं कि थोड़े हीट ज़्यादा हैं, वो नहीं मानते, तो हम अगले स्टेप पे जाते हैं। ये पहला स्टेप जो हमने किया ये होता है रोकना। प्यार से रोक देते हैं, नहीं माने, अगले 20-25 मिनट बाद या आधे घंटे के बाद नौबत आ जाती है टोकने की। हम उनको ज़बरदस्ती रोकते हैं, इस चीज़ को कहते हैं टोकना। वो फिर भी नहीं मानते, तो फिर हम देसी लोग जो फार्मूला यूज करते हैं वो होता है ठोकना। साइकियाट्रिस्ट इन चीजों को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वो कहते हैं पहले नंबर पे रोकना, फिर टोकना और फिर ठोकना। ये वालिदैन के पास या गार्डियंस के पास आखिरी ऑप्शन होती है कि हम बच्चों को मारकर उस चीज से रोक लें। ये है इंटरनेशनल स्टडीज जिसमें ये 3 स्टेप्स किए जाते हैं। लेकिन जहां तक मुझे अपने मुआशरे का पता है, हम पहले 2 करते नहीं, तीसरे से ही शुरू करते हैं काम अपना, सीधा बच्चों को फेंटी लगा देते हैं। और यही वो चीज है जो हमारे बच्चों में वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर देयर स्टंटेड ग्रोथ। बच्चों की पर्सनैलिटी पूरी डेवलप ही नहीं होने पाती क्योंकि हम बच्चों को चाहते हैं उनको अपने हिसाब से बड़ा करना। हालांकि जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे के अंदर सिर्फ 2 एहसास होते हैं। एक होता है उसकी डिमांड, किसी चीज की कमी हो तो मांगना। दूसरा होता है उसके अंदर गुस्सा, हम फील करें या ना करें। गुस्सा जो होता है ये बच्चे के अंदर पहली एबिलिटी होती है जो अल्लाह ताला की तरफ से उसमें रखी जाती है। बच्चे को भूख लगती है, उसके लिए उसे जब तक फीड नहीं करवाया जाता तो इस पर उसको गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से का इजहार रोकर करता है। उसकी डिमांड पूरी हो जाती है, उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, इस तरीके से वो चुप कर जाता है। ये कोई बच्चा बोलकर नहीं बताता ये बातें, ये साइंटिस्ट की, साइकियाट्रिस्ट की स्टडीज होती हैं जो ये बातें शो करती हैं। अब ये जो हमें प्रॉब्लम्स आता है कि हम बच्चों को फेंटी लगाने तक चले जाते हैं। आज से 25-30 साल पहले तक तो ये फार्मूला कामयाब था। हम आर्गो ये करते हैं कि हमारे वालिदैन ने भी हमारे साथ यही किया है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने मेरी 2-3 बातें गौर से समझनी है कि आपके वालिदैन ने जब आपके साथ किया था उसमें और अब जब आप अपने बच्चों के साथ कर रहे हो उसमें क्या डिफरेंस है। इसमें 3 मेजर डिफरेंस हैं। अगले 5 मिनट में मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, मैं आप लोगों की सोच बदल दूंगा बच्चों को ट्रीट करने की। क्यों और कैसे, सिर्फ आप लोगों ने बेसिक चंद पॉइंट्स को समझना है। पहला पॉइंट, आज का बच्चा जो 10 साल का है, 8 साल का है,
वो बच्चा जानता है वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा टैलेंटेड है। किन चीजों में, कौन सी चीजें उसको ये बात अवेयर करवाती हैं कि वो वाकई ज्यादा टैलेंटेड है, वो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो 2-3 चीजें हर बच्चे के हाथ में पहुंच गई हैं, उनमें टीवी का, एसी का रिमोट, गाड़ी की चाबी और मोबाइल, स्पेशली स्मार्ट। 90% बच्चे अपने मोबाइल्स पर गेम्स खेलते हैं और मुझे लगता है 90% वालिदैन को उन गेम का पता भी कुछ नहीं होता ये कैसे खेली जाती है। हम वालिदैन जिन्होंने अपने आप को डेट्स के हिसाब से अपडेट नहीं किया होता या टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं गए होते या अपने टाइम में वो इस काबिल नहीं थे कि मॉडर्न साइंस को समझ सके, उनके साथ क्या होता है, वो इन गैजेट्स का यूज इतने अच्छे तरीके से नहीं करते, लेकिन बच्चे करते हैं क्योंकि ये होता है जनरेशन गैप। बच्चों को ये चीजें डे फर्स्ट से अवेलेबल हो जाती हैं। जो चीज किसी भी बच्चे को अवेलेबल हो जाए, बच्चा उसको सीख जाता है, क्योंकि पहले 7 साल बच्चे की लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि बच्चा एक वक्त में 7 जुबानें सीखने की सलाहियत रखता है। यही वजह है, आपने पाकिस्तान के डिफरेंट अदारों में देखा होगा, अरेबिक के लिए, पुरानी तालीम के लिए अरेबिक, मॉडर्न बनने के लिए, साइंटिफिक एजुकेशन के लिए इंग्लिश, स्कूल में बात करने के लिए उर्दू, घरों में बात करने के लिए पंजाबी, या फिर इसके अलावा भी सिंधी, बलोची, कुछ बच्चे और बाकी लैंग्वेजेस का भी यूज कर लेते हैं। 7 जुबानें। अगर मैं किसी बड़े से कहूँ एट अ टाइम 2 नई जुबानें सीखनी है, आप में से किसी को कह दूं जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती कि वो सीख ले, उसे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अरेबिक में बात करना सीख ले, बहुत टाइम लगेगा, नहीं सीख सकता। लेकिन एक बच्चा एक वक्त में 7 जुबानें सीख सकता है। यही वजह है कि वो टेक्नोलॉजी में भी इतनी ही आसानी से चीजें सीखता है। जब एक बच्चे के अंदर ये ख्याल पैदा होता है कि वो अपने पेरेंट्स से बेहतर गैजेट्स को हैंडल कर रहा है या उनसे बेहतर चीजों को जानता है, तो डेफिनेटली बच्चा ये समझेगा मैं अपने पुरानी सोच के वालिदैन से ज्यादा मॉडर्न हूँ, या जो मुझे पता है उनको नहीं पता। इनमें कुछ चीजें बच्चा शो करे ना करे, ये बदतमीजी के जुमरे में नहीं आती। ये जनरेशन गैप है जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बच्चे आज के हमसे तेज हैं, इसलिए हमें उनकी बात सुननी पड़ेगी। और दूसरी बात वो होती है टॉलरेंस। आजकल के बच्चे जिद्दी ज्यादा हैं, गुस्सा उनको ज्यादा आता है। अब जानते हैं इसकी वजह क्या है? टॉलरेंस, बर्दाश्त, ये कम हो चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है फिजिकल हार्ड वर्क जो है वो लाइफ में बहुत कम हो गया है। फिजिकल हार्ड वर्क यानी कि जो जिस्मानी मुशक्कत होती थी, आज से 40 साल पहले की जिस्मानी मुशक्कत ऐसी होती थी कि शायद वालिद जो था वो सुबह 4 बजे उठ के खेतों में चला जाता था और वालिदा घर में कामों में बिजी हो जाती थी। लेकिन आज की जो जिस्मानी मुशक्कत है वो पहले से बहुत ज्यादा कम हो गई है। साइंस ये बात प्रूव कर चुकी है कि जिस्मानी मुशक्कत के कम होने से टॉलरेंस जो है वो भी कम होती है, बर्दाश्त भी कम होती है। जब बर्दाश्त कम होती है तो गुस्से का लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस और डिप्रेस का लेवल बढ़ता है। ठीक है, तो आजकल के बच्चों के पेरेंट्स में भी जिस्मानी मुशक्कत कम है और बच्चों को तो हम रखते ही इतने नाजुक तरीके से हैं, और जो बच्चे पहले थोड़ा बहुत खेलने चले जाते थे बाहर, आजकल तो वो भी नहीं होता। तो इस वजह से उनका टॉलरेंस लेवल कम हो गया है। टॉलरेंस लेवल या बर्दाश्त कम होने से बच्चे बहुत जल्दी गुस्सा ज्यादा करते हैं, बड़े फैसले करना शुरू कर देते हैं जो कि गलत होते हैं। तो इसलिए इन चीजों को हल कैसे किया जाए? क्या हम बच्चों को मार नहीं सकते? अगर नहीं मार सकते तो फिर किस तरीके से इन चीजों को हमने हैंडल करना है? उसके लिए मैं आपको 2 या 3 टिप्स देता हूं जो आप लोगों ने बच्चों पर अप्लाई करनी है। पहली उनमें यह है कि बच्चों के साथ आप लोगों ने दोस्ती करनी है। हमारे यहाँ वालिदैन बच्चों के साथ बहुत कम दोस्ती करते हैं। दोस्ती का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। आप में से कितनी माएँ या कितने वालिदैन हैं जो सुबह बच्चों को अरेबिक भेजने के लिए प्यार से उठाते हैं और उनका माथा चूमते हैं? शायद 2 या 4%, वरना ज्यादा जबरदस्ती ही जगाते हैं। बच्चे के दिन का आगाज अगर डांट से या सख्ती से किया जाए तो उसके पूरे दिन में जो ग्रोथ हो रही होती है, ब्रेन डेवलपमेंट होनी होती है, वो नहीं होती। इसका असर हमें एक दिन में नजर नहीं आता। इसका असर नजर आता है 20-25 साल के बाद, जब उस बच्चे की पर्सनैलिटी प्रॉपर डेवलप ही नहीं होती।
वो बच्चा 4 बंदों में खड़ा होकर एजुकेशन के पर बात कर नहीं सकता है। उस बच्चे के अंदर लाइफ में खुशहाली की तरफ जाने के इंटरेस्ट कम हो जाते हैं। एंड पे मसला क्या रह जाता है? सिर्फ रोटी का, रोटी पूरी करनी जिंदगी में। दुनिया वैसे नहीं चल रही है। और दूसरा, रात को सोने से पहले स्पेशली ये माओं की ड्यूटी होनी चाहिए कि बच्चे को प्यार करके सुलाना है। ये अप्रूव्ड है, स्टडीज हैज ऑलरेडी अप्रूव्ड दीज थिंग्स कि अगर बच्चा जिस मेंटल कंडीशन में सोएगा, पूरी रात सोते हुए उसके ब्रेन में वही चीजें रोटेट करती रहेंगी। एक्चुअली ब्रेन हमारा 2 पार्ट्स में वर्क करता है, एक होता है कॉन्शियस, दूसरा होता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस को गैर इरादी बोलते हैं, वो हम देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते, वो खुद ब खुद काम करता है। जैसे हमारा ब्रेन हमारे दिल को धड़काता है, कंट्रोल करता है, हम अपनी मर्जी से उसको नहीं रोक सकते, बट वो करता है। इसी तरीके से वो अपनी सोचों को खुद मैनेज करता है। अगर आप लोग बच्चे को डांट कर सुलाएंगे तो बच्चे का पूरी रात अनकॉन्शियस ब्रेन जो है वो इस तरीके से एक्ट करेगा कि उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट मुतासर होगी। तो इसके लिए साइंटिस्ट एक तरीका बताते हैं, बच्चे के सर पर हाथ फेरें और उसकी बैक पर हाथ फेरें। जैसे पुराने जमाने में थपकी दी जाती थी, तो दिमाग से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं वो बैक यानी रीढ़ की हड्डी के साथ चलती हैं। जब आप उन पर हाथ फेरते हैं उससे वो स्टिमुलेट होती है, उनमें बेहतरी आती है। और बच्चा अगर नॉर्मल या खुश मिजाज मूड में सोएगा और ये अमल आप कई महीनों तक करते रहेंगे, आप अपने बच्चे के बिहेवियर में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। और बच्चों के क्वेश्चंस को सीरियस लिया करें। हम ये कह के छोड़ देते हैं बच्चे ऐसे फजूल बातें करी जा रहे हैं। बच्चों में एक चीज़ होती है क्रिएटिविटी, जो पहले 7 से 10 साल तक ज़्यादा चलती है। उसमें बच्चों का ब्रेन डिवेल्प होना होता है, और डिवेल्प किस चीज़ से होता है? नई शरारतों से और नए क्वेश्चन से। बच्चे के क्वेश्चंस को अगर आप लोग सेटिस्फैक्टरी आंसर देते हैं तो 10 साल के बाद आपका बच्चा उन बच्चों से काफ़ी बेहतर होगा जिनको सेटिस्फैक्टरी आंसर्स नहीं दिए जाते, जिनको डरा धमका कर रखा जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चों की ग्रोथ नॉर्मल होनी चाहिए, डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए, तो उन तरीकों से बाहर आ जाएं जिनसे आपके वालिदैन ने आपको पाला है। उस वक्त वो चल सकते थे, क्यों? क्योंकि आप लोगों का टॉलरेंस लेवल बहुत हाई था, अब वो नहीं है। मैं यही सारे तरीके अपने स्कूल में भी अप्लाई करने की मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह हमारी तरफ से आप लोगों को, मैंने एक्चुअली आप लोगों को एक बात बता दूं, स्कूल बहुत सारे एम्स के साथ शुरू किया था। मैं आपको पता है यहाँ नहीं होता हूँ, ज़्यादातर बाहर होता हूँ, कई कंट्रीज़ का भी ट्रैवल किया है। मुझे पता है इंटरनेशनल लेवल पर स्कूलिंग कैसे होती है, बच्चों के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने जैसे शुरू किया, उसके बाद कोरोना के 2 साल ज़ाया हो गए, उसके बाद ये हमारा पहला प्रॉपर सेशन है। तो मैंने जो जो प्लान सोचे हुए थे अपने स्कूल के लिए, अभी तक उनमें से ज़्यादातर इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। मैं जब भी इधर आता हूँ अपने टीचर्स को ट्रेनिंग की भी ट्राई करता हूँ, बिकॉज मैंने जो देखा है दुनिया में किस तरीके से एजुकेशन की जाती है, किस तरीके से स्कूलिंग की जाती है, मैं वो तमाम चीज़ें बहुत ही मुख्तसर सी फीस में यहाँ पर देना चाहता हूँ। हमारे बच्चों को भी पूरा राइट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की एजुकेशन हासिल करें, और उसके साथ उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो सिस्टम चलता है, जो हमें भी दिया गया था, मैं बाहर ना जाता तो शायद मुझे इन चीज़ों का ना पता होता। हमें सिर्फ रट्टा लगवा कर आगे बढ़ाने की, जिस बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आगे वो लायक है। टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। दुनिया मार्क्स पर जाती नहीं, मार्क्स इज द सेकेंडरी थिंग। फर्स्ट थिंग योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इफ यू हैव योर गुड पर्सनैलिटी, you have polished your personality, your teachers and your parents has grown up your personality, then you must be a successful person. But personality development की तरफ हमारे यहाँ काम किया ही नहीं जाता। बोलते हुए भूल गया था ज़बान कौन सी यूज़ करनी है, तो मुझे बता के गया कि उर्दू को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, वैसे उर्दू पंजाबी मेरी खुद अपनी ज़बान पंजाबी में, उर्दू पंजाबी दोनों में समझा सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो डिग्री पर लगे हुए मार्क्स होते हैं या नंबर होते हैं, वो दूसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। पर्सनैलिटी को हम 2 तरह से लेते हैं। एक होती है उसकी प्रेजेंटेशन, यानी कि वो दिखने में कैसा है,
आइदर अगर वो किसी इंटरव्यू में जाता है, किसी प्रेजेंटेशन में जाता है, उसमें इतनी काबिलियत है कि वो अपने सामने वालों को इंस्पायर कर सके, और दूसरा होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी इंटरनल सोच, जो सबसे ज्यादा हावी होती है। पहली चीज पर इंसान के इख्तियार में शक्ल सूरत नहीं है, वो सबकी अच्छी ही होती है, लेकिन उसको बनाकर कैसे रखना है, प्रेजेंट कैसे करना है, ये इंसान के अपने इख्तियार में है। पहली चीज सिर्फ आपको पहला इमेज देती है, आपका परमानेंट इमेज वो होता है जो आपकी जुबान से निकलता है, और जुबान से आपके कौन से वर्ड्स निकलते हैं, जो आपकी सोच में होते हैं। तो सोच को डेवलप करना बहुत जरूरी है। सोच की डेवलप को हम लोग पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कहते हैं। इसके जरिए बच्चे पाकिस्तान से बाहर भी निकलकर अगर दुनिया में सोचते हैं तो उनको पता चलता है कि हमारा कंपटीशन दुनिया में किन लोगों के साथ है, दुनिया अब कैसे चल रही है। उसके लिए हम लोग स्कूल में तो वर्क करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ पेरेंट्स पर जिम्मेदारी ज्यादा आती है। क्यों? हमारे पास बच्चे ने 5 से 6 घंटे रहना है, हफ्ते में 6 दिन। पेरेंट्स के पास बाकी सारा टाइम होना होता है, तो इसलिए पेरेंट्स टीचर्स के साथ इंटरेक्ट में रहा करें, ऑफिस के साथ इंटरेक्ट में रहा करें, ताकि बच्चों में अगर कोई बिहेवियरल चेंजेस आ रही हैं, बच्चों के रवैये में कोई तब्दीली आ रही है, तो उसको बेहतर तरीके से कैसे हैंडल किया जा सकता है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मैं 2-4 मिनट आप लोगों के लूंगा, उसके बाद खत्म करूंगा बात, कि बच्चों के मार्क्स को आप लोग सेकेंडरी अहमियत देना शुरू कर दें। फर्स्ट चीज, बच्चे की पर्सनैलिटी ग्रो होने दें आजाद इन्वायरमेंट में, उनको डर के माहौल से निकालें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हम बच्चे को पहले 10-12 साल तक बच्चा ही समझकर ना उसकी सोच को परवान चढ़ने देते हैं, ना उसके क्वेश्चन के आंसर देते हैं, ना उसकी शरारतों को पॉजिटिव यूज करते हैं। हम इन सब चीजों को दबाकर चाहते हैं, मैं कहूँ बच्चा खड़ा हो जाए, मैं कहूँ बैठ जाए, और ऐसे बच्चे को हम कहते हैं ये बड़ा तहजीब याफ्ता बच्चा है, कितना सियाना है, आराम से बैठा है मेहमानों के आने पर। हालांकि ये चीज का इफेक्ट आपको तब नजर आता है जब बच्चे की उम्र 12 से 14 साल गुजर जाती है। वो बच्चा जिंदगी में अपनी सोच से ही मोहताज हो चुका होता है, और हम खुद करते हैं, उसकी सोच को अपाहज कर देते हैं, वो अपना डिसीजन ही नहीं ले सकता। तो इसलिए उनकी सोच को ग्रो अप होने देना है। और दूसरे नंबर पर एक चीज जिससे मुझे इख्तलाफ है, मैं यहाँ के सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन मुझे शदीद इख्तलाफ है यहाँ का ट्यूशन सिस्टम। दुनिया में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन सब कॉन्टिनेंट के 4 कंट्रीज को, चारों ही बैकवर्ड है माशाल्लाह से, इनको निकाल दो, पूरी दुनिया में ट्यूशन का अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बच्चों को स्कूल्स में एजुकेशन करवाई जाती है, होमवर्क का मतलब ये होता है घरों में पेरेंट्स की निगरानी पर वो चीज करवाई जाती है। मुझे एक छोटी सी कैलकुलेशन करके बताएं, एक टीचर हो, 20 बच्चे उसके पास ट्यूशन पढ़ते हैं, उसने 20 बच्चों को 1 या 2 घंटे में ट्यूशन पढ़ानी है, कितने मिनट देगी? 120 मिनट, पूरे 2 घंटे दे दो। 120 मिनट में 20 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है वो, तो एक बच्चे को कितने मिनट देगी? तकरीबन 6। अब 6 मिनट में वो टीचर, वो भी 2 घंटे पूरे दे तो, अब 6 मिनट में उस बच्चे को 6 सब्जेक्ट का होमवर्क करवा दिया जाता है। बच्चे को स्कूल से काम देकर भेजा जाता है, 2 जमा 2 का आंसर लिख के लाना है। टीचर ने उसको ट्यूशन पर नीचे 4 लिख दिया या उसका हाथ पकड़ के लिखा दिया, बच्चे को समझ आई कि 2 जमा 2 4 होते कैसे हैं। उसकी अपनी सोच में इस सारे सिस्टम में कोई काम किया? 3 जमा 4 बच्चे ने 7 लिख दिया, उसकी अपनी सोच कहीं पर यूज हुई? उससे बेहतर है बच्चे के वालिदैन भले अनपढ़ भी है, लेकिन पहली 3-4 क्लासों को वो घर में पढ़ा सकते हैं। वो बच्चों को कम से कम ये तो बता सकते हैं 3 जमा 4 कितने होते हैं और कैसे होते हैं, चाहे फिंगर्स पर काउंट करके बताएं, चाहे कोई छोटी बॉल्स के साथ बताएं, कैसे भी बताएं, लेकिन बच्चे को समझ आएगी 3 जमा 4 7 होते कैसे हैं। ट्यूशन पर ये चीज नहीं करवाई जाती। तो ट्यूशन पर होता क्या है? मैं खुद इसी सिस्टम का हिस्सा हूं, मुझे पता है आजकल अकेडमीज को इतना जरूरी कर दिया गया है, स्कूल से छुट्टी कर लो, अकेडमी से नहीं करनी है। हालांकि अकेडमी में मैं क्रिटिसाइज तो नहीं करूंगा, लेकिन आपके बच्चे की पर्सनैलिटी को डाउनग्रेड कर दिया जाता है। हाँ ठीक है, मैट्रिक के बाद साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं, कुछ टॉपिक समझने हैं तो वो टीचर समझा रहा है, उधर वो बात और है।
छोटे बच्चों को पेरेंट्स 2000 स्कूल में फीस देकर और 1000 ट्यूशन पर भेजकर समझते हैं हमने इनका हक अदा कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंट्स का टाइम वो बच्चों को नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों की पर्सनैलिटीज टोटली स्पॉयल कर रही हैं और बच्चे सिर्फ नंबरों की रेस में लगे हुए हैं, उनकी पर्सनैलिटीज नीचे जा रही हैं और उनका बच्चा कोई नई चीज क्रिएट करने के काबिल ही नहीं रहता है। यही वजह है पाकिस्तान में, आपको पता है साइंस की दुनिया का या अदब की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? दैट इज अ नोबेल प्राइज। पाकिस्तान में अभी तक एक बंदे को नोबेल प्राइज मिला है, वो हमारे झांका था डॉक्टर अब्दुल सलाम। सिर्फ एक बंदे को। हर साल पीसीओ नोबेल प्राइज दुनिया में दिए जाते हैं उनको जो कुछ नया क्रिएट करते हैं। हमारे किसी बच्चे को नहीं मिलता, किसी बड़े को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? हमने एक क्रिएट करने की, इवॉल्व करने की जो बेसिक कंडीशन होती है, हमारे पेरेंट्स और पुराने जमाने के टीचर्स भी, स्कूल में भी टीचर इतना बड़ा डंडा लेकर ही बैठे होते थे और समझते थे हम बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमारे टीचर हैं उनकी रिस्पेक्ट है, बट वो सिस्टम गलत था, गलत है और गलत ही रहेगा। इसलिए बच्चों के साथ नरमी वाला बिहेव शुरू करें। ट्यूशन पर इन्हिसार करना है करें, लेकिन बहुत कम करें। बच्चों की पर्सनैलिटी को डेवलप होने दें। बल्कि मुझे तो यहाँ तक भी सुनने में कई बार आता है, ट्यूशन की एक टीचर वहां पर बैठकर स्कूल के सिस्टम को चैलेंज कर देती है कि स्कूल में ये करवाया जाता है, ये ठीक नहीं, आप ऐसे करवा कर भेजिए। स्कूल एक सिस्टम के तहत चलता होता है। वन मैन, उसको किसने ये राइट दिया कि वो बैठकर उस पूरे सिस्टम को चैलेंज कर दे? स्कूल सिस्टमाइज होता है ये, और हमारे पेरेंट्स भी बजाय उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के उस चीज को सामने ले लेते हैं और चाहते हैं हाँ वाकई स्कूल में ही गलती है, ट्यूशन टीचर ने ऐसा बोल दिया। क्या वो ट्यूशन टीचर एमफिल है, बीएड या एमए, जो एजुकेशन की बेसिक 2 डिग्री है, जहां पर एजुकेशन सिखाई जाती है, उनके पास है? यहाँ तो हमारे पास हर गली में जिसने मैट्रिक पास किया वो टीचर है, और वो उस निजाम को क्रिटिसाइज कर रहा होता है जिसको 10 पढ़े लिखे बंदे बैठकर मैनेज कर रहे होते हैं। इसलिए ट्यूशन पर इन्हिसार करना है करें, लिमिटेड करें, अपने बच्चों को खुद टाइम दें। जब तक खुद टाइम नहीं दोगे, आपके बच्चे, हर माँ का हर बाप का सपना है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, ठीक है, उसके साथ साथ अच्छा इंसान बन जाए, बस अपना टाइम नहीं देना। अपना टाइम बच्चों को जरूर देना शुरू करें। मुझे यही बेसिक 2-4 चीजें थी जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। इसके अलावा स्कूल वाले तो अपनी कोशिश करते हैं, जो मदर्स की स्पेशली प्रॉपर या बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि बच्चों को प्रॉपर स्कूल भेजने से पहले उनके बैग चेक करना, यूनिफॉर्म चेक करना, हफ्ते में उनके नाखून एक बार जरूर तराशना, बाल की प्रॉपर कटिंग, बच्चों को साफ सुथरा बनाकर स्कूल भेजिए। आपको एक बात बता दूं, जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है, आपकी पर्सनैलिटी की जो लुक होती है, वो आप में कॉन्फिडेंस को ग्रो करती है। अगर बच्चा गंदा है, उन बच्चों के मुकाबले में जो उसकी साथ वाली सीट पर बैठे हैं, आपका बच्चा जितनी मर्जी मेहनत कर ले, उस बच्चे से आगे नहीं बढ़ सकता जो साफ सुथरा होकर डेली जाता है। बच्चे में कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है तो उसकी प्रॉपर चीजें देकर उसके बैग को सुबह भेजने से पहले 10 मिनट या 5 मिनट दिया करें। शाम को, रात के खाने के वक्त खास तौर पर बच्चे को 10 मिनट या 15 मिनट जरूर दें उसके फजूल क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। वो जो क्वेश्चंस जो हमें फजूल लगते होते हैं, वो उसके अपने दिमाग की क्रिएशन होते हैं, उनको जरूर टाइम दें। रात को सोने से पहले बच्चों को प्यार से, वो होता है ना कि जादू की जफ्फी जो माएँ अपने बच्चों को देती है, वो देकर सुलाया करें। इन चीजों के इफेक्ट आपको एक दिन में नजर नहीं आएंगे। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद आप देखोगे आपके बच्चे का चिड़चिड़ापन कम हो रहा है, बच्चे की जिद और गुस्सा कम हो रहा है, बच्चा पहले से ज्यादा अच्छे क्वेश्चन कर रहा है, बच्चे को जो चीज पहले 3 बार में याद होती थी अब 2 बार में याद होना शुरू हो गई है। ये सारी की सारी साइकियाट्रिस्ट की रिसर्चेस है जिन पर मैंने आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन पास की है। इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं, बट डेफिनेटली टाइम जरा कम होता है, हमें मुख्तसर या वही बातें जितनी एक सेशन में हजम हो सके, क्योंकि पेरेंट्स को भी सारी बातें हजम नहीं ना होती, ठीक है। तो इसलिए ये कुछ ज़रूरी बातें थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो काविश होगी स्कूल के बच्चों को आगे लेकर जाने की, और हम इसी निज़ाम के तहत उनको आगे लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। उसमें आप लोगों का कोऑपरेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें। विद इन 2 ईयर्स मैं इंशाल्लाह आपको इस स्कूल का सिस्टम इलाके में बेस्ट सिस्टम करके दूंगा। आप लोगों को लगेगा हमारे बच्चों में चेंजेस आती हैं,
मार्क्स तो बोर्ड पर आ ही रहे हैं, उसके साथ उनकी पर्सनैलिटी ग्रो कर रही है, उनकी सोच ग्रो कर रही है, उनके अंदर इंसानियत आ रही है, और यही वो चीज़ें हैं जो उनको आगे बढ़ाने में प्रॉपर रोल अदा करेंगी। थैंक यू वेरी मच।